मिशन डी ट्रिपल एस बी एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन डी ट्रिपल एस बी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख सकते हो। यहाँ देखिए, लास्ट वीडियो था वीडियो नंबर 21 एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक सीरीज के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किए गए थे और 1300 इस पे अभी तक व्यूज आ चुके हैं पिछले 15 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे लाइक रेशो अभी भी कम है, तो जिन्होंने किया उनके लिए थैंक यू सो मच। काफी सारे कमेंट भी आए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास मेनली प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या है कि वीडियो सारी की सारी नहीं मिल रही। उसके लिए मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है कि मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाया करो, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ देखिए, टीएसटी पीएसटी मैथ सुपर एमसीक्यू सीरीज, इसके अंदर जाओगे तो 21 वीडियोस आपको लगातार मिल जाएंगी। आप लगातार जो है ना उसको देख सकते हो बिना किसी इंटरप्शन के, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, लगातार ये सारी की सारी वीडियोस चलेंगी, ठीक है। उसके बाद और जो अभी लेक्चर हम करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का, इसके अंदर काफी सारी जो है ना लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। तो उसके लिए आपने कोई भी कोर्स ले रखा हो, मान लीजिए आपने यूपी टीएसटी का फास्ट ट्रैक वाला कोर्स लिया हुआ जो कि बहुत कम प्राइस के अंदर है, ठीक है, और उसके अंदर आप जाओगे, मान लो कोई भी कोर्स हो आपका, ठीक है, आपने लिया, उसमें आप क्या करना, ग्रेजुएशन वाले फोल्डर के अंदर चले जाना। उसके अंदर आपको जो है ना फाइंड आउट करना होगा लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना, लीनियर अलजेब्रा। यहाँ देखिए, लीनियर अलजेब्रा वीडियो लेक्चर, तो यहाँ पे आप जाओगे, ये वाली वीडियो सारी आप देख लोगे ना, तो उसके अंदर जो है ना ये वाली सारी वीडियोस जब आप देख लेते हो और उसके अंदर जो भी टेस्ट दिए हुए हैं लीनियर अलजेब्रा की, ये सारे आप लगा लेते हो, उनका सोल्यूशन भी दिया हुआ है नीचे। उसके बाद आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। उससे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफी सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लगभग 40 से 50% लोग। अभी यूट्यूब ने नया एक बीटा वर्जन के अंदर निकाला है अपडेट, उसके अंदर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम आती है कि सर हम कमेंट नहीं कर पाते, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा नई वीडियोस का, ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो, अदरवाइज नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा। ये नई अपडेट यूट्यूब की तरफ से आई है और ये जल्दी ही जो है ना यूट्यूब के ऊपर सभी चैनल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो देखिए, यहाँ हमारा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक है, इसके अंदर ना कुछ लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन भी जो है ना हम डिस्कस करेंगे, साथ में मिक्स क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के कर रहे हैं तो उसमें वो भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, द सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल, इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज भी डायगोनल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी, अगर मेरा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई, मतलब कि आइगन वैल्यू इक्वल टू हो जाए ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा, ये मैंने निकालना भी सिखाया था आपको इसके अंदर, जो हमने लीनियर अलजेब्रा किया था पूरा का पूरा, ग्रेजुएशन वाले फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, मिशन डी ट्रिपल एस बी एप्लीकेशन के अंदर, है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, लेमडा आई मतलब सारे आइगन वैल्यू की, तो वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो एक कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। उसके अलावा और हमने कोरली वगैरह भी किया था, इफ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, तो मैं क्या करूँगा, वो
एक मेरी डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स है। अब देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं हो सकती, अगर वो जिसके कि मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है वो हो सकती है, तो एवरी कभी नहीं हो सकती। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट वाला ऐसा कोई भी हमारे पास केस नहीं है, और ना ही हमारा सम वाला केस है। तो कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल एलिजिबल है, उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो डायगोनल एलिजिबल ही रहती है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा और भी कुछ कंडीशन थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारी कोई भी एवरी मतलब सारी की सारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होती थी, एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनल एलिजिबल है, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डायगोनल एलिजिबल होती है, ठीक है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आपको पता है कौन सी होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली, है ना। उसके अलावा अगर मैं और देखूं, मैंने आपको करवाया था कि एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी क्या होगी, इज डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स होगी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आपको पता ही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी वाली, है ना। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंडीशंस थी इसकी। उसके बाद हमने ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स भी किया था, उसके बाद जॉर्डन ब्लॉक किया था, ठीक है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म किया था। उसके थ्रू भी काफ़ी सारी कंडीशंस हमारी बनी थी, जहाँ पे हमने दिखाया था कि कौन सी मैट्रिक्स मेरी डायगोनल एलिजिबल हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, तो लीनियर अलजेब्रा वाले जो है ना फोल्डर के अंदर वो जाकर आप देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एस इज इक्वल टू, ये कोई भी मैट्रिक्स दी गई है ऑफ 3 इफ ए इज मैट्रिक्स हैविंग कॉलम एज वेक्टर ऑफ सेट एस। ये कॉलम दिए गए हैं, तो मैं पहले मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे है मेरा 3 1 और -1, क्योंकि कॉलम दिए गए हैं। 2 2 -1 -5 -2 और 2 1 3 और 1। तो यहाँ आपको 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स मिल रही है। तो यहाँ सबसे जो छोटा होता है, रो छोटी हो चाहे कॉलम छोटा हो, तो सबसे छोटा 3 है। तो रैंक जो है ना इसका, कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए ये ए है, जो इसका रैंक होगा वो क्या होगा, 3 या 3 से छोटा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही जा सकता है या उससे छोटा जाएगा, 4 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में से देखना होता है ये सबसे छोटा हो रहा है, ठीक है। अब देखना है हमें इस मैट्रिक्स को, हम रो ऑपरेशन लगाएंगे और देखेंगे रो एक्लन फॉर्म बनाने के बाद कि नॉन जीरो रोज कितनी बनती हैं, ठीक है। जो सबसेट्स उसके बनेंगे ना, सबसेट्स ऑफ नॉन जीरो रोज, तो वो देखेंगे हम, वो उसका रैंक होगा, है ना। इसको हम करके देखेंगे। और उसके बाद उसने क्या पूछा हुआ, और सेट एस हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो भी इससे पता चलेगा। डायरेक्ट आपको पता ही चल गया कि 3 रो है 4 कॉलम है, तो वेक्टर कितने हैं 4 और रो कितनी है 3 है, तो 100% ये डिपेंडेंट ही है, क्योंकि अगर 4 क्रॉस 4 का होता तब तो मैं मैट्रिक्स को करके देखता कि डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब तो साफ पता चल रहा है इसका डिटरमिनेंट ही नहीं निकाल सकते। तो 4 वेक्टर है, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4, इस टाइप से u v w या जो भी आप लेना चाहो, x y z w कुछ भी लेना चाहो, 4 वेक्टर है और 3 रो है, रैंक 3 से ज़्यादा बन नहीं रहा, इसका मतलब 100% ये डिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, लीनियर इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन बी और सी में से ही आपका आंसर आएगा। और रैंक देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सिर्फ आपको रैंक ही चेक करना है, दोनों में लीनियरली डिपेंडेंट तो दिया ही हुआ है, सिर्फ आपको रैंक कब चेक करना है, इस मैट्रिक्स से रो ऑपरेशन लगा करके। तो सबसे पहला मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे R2 पे, R2 प्लस R3, ठीक है। तो 3 2 -5 1 तो एच रह जाएगा। R2 पे लगा रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -1 2 और 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर से मैं एक और ऑपरेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। तो अब हम देखते हैं कि इस किसी भी रो को हम 0 नहीं कर सकते, पूरी की पूरी को, कोई भी ऑपरेशन आप लगा लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रैंक जो है, इस मैट्रिक्स का जो मेरा रैंक क्या आ गया 3, क्योंकि नॉन जीरो रोज कितनी, 1 2 3, टोटल 3 रोज है, तो इसका रैंक 3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज नॉन सिंगुलर डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 3 विद आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3, देन ए का इनवर्स क्या आएगा। तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, चाहे डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स है, उसका अगर मुझे आइगन वैल्यू दे दीजिएगी, आइगन वैल्यू क्या होती है, उसके रूट ही तो होते हैं, तो उसके इनवर्स के आइगन वैल्यू जो बनने वाले हैं वो बनेंगे 1/λ1
ठीक है, 1/λ2 1/λ3, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, λ1 का इन्वर्स, λ2 का इन्वर्स और λ3 का इन्वर्स। एक केस ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई भी जीरो तो नहीं होगा क्योंकि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है और यहाँ पे आइगन वैल्यू भी तीनों के तीनों हो रहे हैं, और इन्वर्स तभी निकलता है जब नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो जीरो तो कभी नहीं होता। अगर बाई चांस जीरो ना होता, किसी एक ऑप्शन के अंदर कुछ और दिया होता, तो वो ऑप्शन मेरा आंसर आया था। मतलब ऐसे केस में जब आप पेपर में बैठे हो और ऐसा आपको आंसर नहीं दिया हुआ, तो वो आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, यहाँ देखिए सिंपल क्या हो रहा है आपका, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42 और 1 को जोड़ दो 43 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 4 गुना 7 7 चौके 28 और 7 35 आ रहा है, और ये वाला 2 लोगे तो 2 7 14 और 3 17 आ रहा है। मतलब क्या बन जाएगा, ये वाला जब ऑपरेशन में लगाऊंगा तो ये 2 रो सेम हो जाएंगी, इसका मतलब 2 रो सेम होगी, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स इज इतना। करेक्टरिस्टिक रूट अब कैसे आते हैं, करेक्टरिस्टिक रूट हो चाहे आइगन वैल्यू हो, बात सेम ही है। अब आइगन वैल्यू का जो एडिशन होता है ना, वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स से, मतलब λ1 प्लस λ2 क्या हो जाएगा, 5 + 2, ये ट्रेस होता है 5 और 2। ठीक है, और मतलब डायगोनल एलिमेंट ट्रेस के होते हैं, और λ1 × λ2 क्या होता है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है। उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 5 × 2 - 4 × 1, 10 - 4 आ जाएगा 6। मतलब दो जो भी करेक्टरिस्टिक रूट आने वाले हैं ना, उनका एडिशन आने वाला है 7, समझ रहे हो बात को, और उनकी मल्टीप्लिकेशन आने वाली है 6। तो आप देख लो, उनकी मल्टीप्लिकेशन 6, उनका एडिशन 7। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही ऐसा बन रहा है और किसी ऑप्शन में भी ऐसा नहीं बन रहा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन तो 6 बन रही है, बट एडिशन -7 आ रहा है। समझ गए, इतना शॉर्टकट आप कर सकते हो एग्जाम के अंदर बैठे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक ए और बी दी, आपको पता ही होना चाहिए कौन सा ट्रू है। तो ए और बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आता है, बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज। ठीक है, और ए प्लस बी का करते हैं तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो उनका कुछ भी आ सकता है, ए का बी का एडिशन में कुछ भी हो सकता है। बी आगे लिख दो चाहे ए आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आ जाएगा। इसका क्या होता है, मेरा बी इनवर्स और ए इनवर्स होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और ये वाला तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जब एडिशन के ऊपर जो है ना ट्रांसपोज होगा तो पहले एडिशन ही करना पड़ेगा, वो अलग अलग कभी भी नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हार्मिशियन मैट्रिक्स आर। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, काफ़ी सारे उसके जो है ना मैंने लाइनें आपको लिखवाई थी, वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि नंबर 1 हमारे पास था, मैंने आपको लिखवाया था कि ऑल आइगन वैल्यू ओ करेक्टरिस्टिक रूट हो चाहे आइगन वैल्यू, बात तो एक ही है। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स सारे के सारे क्या होंगे, 0। ठीक है ना, निलपोटेंट के सारे 0 होंगे, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ लीनियर अलजेब्रा के अंदर। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वो क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा इससे, ठीक है ना। और थर्ड मेरा क्या होता है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के क्या होते हैं, 0 होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं। ऐसे ही नंबर 4 पे मेरा आ जाएगा ऑल आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑल आइगन वैल्यू कैसे होते हैं, रियल ही होते हैं। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं, 0 और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ऐसे ही नंबर 6 पे आ जाएगा मेरा ऑल आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स के मेरे क्या होते हैं, यूनिट मॉडुलस। ठीक है, ऐसे ही ऑल आइगन वैल्यू ऑफ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के क्या होते हैं, मेरा इसका भी मेरा यूनिट मॉडुलस होता है, यूनिट मॉडुलस। ठीक है ना,
उसके बाद हमारा है नंबर 8 पे आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल भी है और रियल सिमेट्रिक भी है, तो उसके 1 और -1 होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा 9 नंबर पे आता है आइगन वैल्यू ऑफ रियल, थोड़ा राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप सुन लेना, रियल स्क्यू सिमेट्रिक। रियल स्क्यू सिमेट्रिक हो गया एंड ऑर्थोगोनल। ठीक है, एंड ऑर्थोगोनल वो होते हैं मेरे प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, इस टाइप से काफ़ी सारे और भी मैंने रैंक नलिटी थ्योरम करवाया था, रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम करवाई थी। ठीक है, काफ़ी सारी उसके अलावा और भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थी, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी था, ये सारा लीनियर अलजेब्रा के अंदर करवाया हुआ था। वो वहाँ से जाके आप लेक्चर दे सकते हो मिशन DSSB एप्लीकेशन के अंदर, अगर किसी ने अभी तक ग्रेजुएशन वाले फोल्डर के अंदर जाके लेक्चर नहीं देखे जो है लीनियर अलजेब्रा के। नेक्स्ट देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किस में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। कोई भी मेरी मैट्रिक्स है, ये तो सिंपल +1 +2 के अंदर ही हमने पढ़ा हुआ है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर +1/2 a - a'। ऐसे ही हम इसको जो है ना उसके अंदर भी दिखा सकते हैं, हर्मिशन के अंदर, कि 1/2 सम ऑफ a थीटा प्लस 1/2 a - a थीटा, सम ऑफ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। यहाँ पे ओनली हर्मिशन है, यहाँ पे ओनली स्क्यू है, यहाँ पे नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है कोई भी डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसके डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, 0 0 0। यहाँ पे आ गया 1 2, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 3 -3। इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स मैंने ले ली, उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स आर। आइगन वैल्यू देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंपल आइगन वैल्यू कौन सी हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट वाली A B C हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स P satisfy P square is equal to 1 minus P if P की पावर n is equal to 5i minus 8p then n is equal to n क्या आने वाला है ना। तो यहाँ देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसकी जो रो और कॉलम सेम होंगे, n क्रॉस n के होंगे, मतलब 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 कुछ भी हो सकता है। P स्क्वायर ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जो भी कंडीशन दी होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन के अंदर हमें यूज करनी होती है, इसीलिए उसने कंडीशन दी होती है। उसके बाद वो कह रहा है P की पावर जो n है ना, n हमने निकालना है कि 5i minus 8p। मतलब क्या है इसका, मतलब हम P की पावर को बढ़ाते जाएंगे, P की पावर इंटू P की पावर 2 कर देंगे, P की पावर 4 हो जाएगी, तो i माइनस P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, या क्या लिख सकते हो, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में P हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्वायर को खोल दो तो क्या आ जाएगा, i स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2p। तो i स्क्वायर क्या है, i स्क्वायर नथिंग बट क्या है, सिर्फ i ही है, मतलब आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्लस P स्क्वायर माइनस 2p आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं देखूं कि P स्क्वायर जो है वो फिर से क्या है, i माइनस P है, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखें, ठीक है, तो फिर से वही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास i है, प्लस में P स्क्वायर में क्या कर सकता हूँ, i माइनस P माइनस 2p। तो यहाँ पे 2i हो गया, माइनस में 3p हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा ये क्या है, P की पावर 4 है, तो P की पावर 4 इंटू फिर से मैंने P स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2i आया, हमें क्या चाहिए 5i, यहाँ पे माइनस 3p आई, यहाँ पे हमें चाहिए माइनस 8p। तो यहाँ पे 2i माइनस 3p इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास P स्क्वायर हो जाएगा i माइनस P, फिर से क्या हो जाएगा 2i स्क्वायर, तो 2i ही रह जाएगा, माइनस 2p माइनस 3p माइनस 5p आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा
3p²। फिर से p² को मैं क्या पुट कर दूंगा, i माइनस p। समझ रहे हो ना बात को, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, 2-3 स्टेप को स्किप कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2i प्लस में 3i माइनस में 8p। तो यहाँ पे आ गया मेरा 5i माइनस 8p। हमें यही तो निकालना था, ठीक है। तो ये क्या आ गया, p की पावर 6। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, p की पावर n के। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। सिंपल सा, p की पावर 6 है तो यहाँ पे कंपेयर कर दिया, n इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज क्या आएगा। देखिए A कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो सिंगुलर नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल। देन एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ऐसी चीजें मैंने आपको जब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का हमने चैप्टर किया था तो उसके अंदर की थी। एडजॉइंट ऑफ ए तो आप सबको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है ना। और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मेरा ए का डिटर्मिनेंट, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। सबको पता है ये चीजें। उसके बाद और क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि ए इंटू, एक सेकंड, ये तो आ गया हमारा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको इधर लेके चले जाओगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का इनवर्स। यहां से सिंपल इजी प्रॉपर्टी से ये चीज आ गई। उसके बाद और मैंने आपको करवाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है, अगर उसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं तो वो मेरा होता है ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए ले लेता हूं मैं, तो वो है ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। ये ऐसे बढ़ता जाता है, बट इसका ही अगर हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, ठीक है ना, इसको ही मैं अगर ले लेता हूँ, इसका ही हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो मेरा वो ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाता है। ये ऐसे आगे चलता जाता है, ठीक है, 2 तक, 3 तक, 4 तक। ऐसे ही एक और मैंने आपको बताया था कि जब मेरा एडजॉइंट ऑफ के ए हो तो k जब बाहर निकलेगा तो k की पावर n-1 बना करके एडजॉइंट ऑफ ए आपको दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट्स की पावर n-2। तो यहाँ पे मेरा आंसर्स क्या बन जाता है कि 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो ए के डिटर्मिनेंट्स की पावर 3-1 हो जाएगा, ए के डिटर्मिनेंट्स की पावर हो जाएगा 2, मेरा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए fx इज इक्वल टू, ये सारा हमें डिटर्मिनेंट्स गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ f इतना, ये क्या दिया हुआ है, f के अंदर जो भी है x वो क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 1/3, ठीक है ना। इसके आएगा, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो fx इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1 इंटू में क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट्स तो करना आता ही होगा, x² को इससे करेंगे x³ माइनस में 1, ठीक है ना, x³ माइनस 1, ऐसे ही माइनस x आ जाएगा, x² माइनस x³, ये आ जाएगा ना। इसको इधर करेंगे, ये x² माइनस ये भी x² ही होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर, प्लस में x² से जब करेंगे तो x माइनस x की पावर 4। तो यहाँ पे fx मेरा क्या आ गया, x³ माइनस 1 प्लस x³ माइनस x की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, x क्या पुट करना है, 3 की पावर 1/3, तो f 3 की पावर 1/3, तो यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है, ऊपर पावर 3 है तो कट जाएगा, -1 प्लस 3 की पावर 1/3 ऊपर पावर 3 है, ये कट जाएगा, माइनस
तो क्या आ जाएगा, x को फिर पुट करेंगे 3 की पावर 1/3 और यहाँ पे 6 है तो ये कट जाएगा 2 से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 3 - 1 + 3 - 3 × 9, ठीक है। तो यहाँ पे आया मेरे पास -4, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A is 2 × 2 मैट्रिक्स सच दैट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, ये दिया हुआ हमें एडजॉइंट ऑफ A = 6 है और डिटर्मिनेंट भी क्या दिया हुआ है, 12, और एडजॉइंट ऑफ A = 6 दिया हुआ है। देन जो हमें पूछा हुआ है वो हमें पूछा हुआ है कि A का इन्वर्स निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था A का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में A का डिटर्मिनेंट ही होता है। तो A का इन्वर्स क्या आ गया, 6/12, 1/2। ऑप्शन नंबर मेरा क्या करेक्ट हो गया, फर्स्ट। Consider the following statement. If A is skew symmetric matrix, then A square is symmetric. Trace of a skew symmetric matrix of an odd order is always 0. तो यहाँ सिंपल सा हम देख रहे हैं A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, A का जो ट्रांसपोज होगा वो -A के इक्वल होगा। तो A का ट्रांसपोज का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो A स्क्वायर ही पूछा हुआ ना इन्होंने, A के ट्रांसपोज का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, -A का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, तो ये A स्क्वायर के इक्वल आ गया। मतलब क्या हुआ, किसी का भी ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, ठीक है, वो उसी के इक्वल आ जाता है, तो वो मेरी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, A स्क्वायर का पूछा हुआ था, मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल सही है। ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। तो आपको पता है कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मेरा -1 0 और यहाँ पे होगा मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मेरा -2 -3 0। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स है A, उसका ट्रांसपोज आप लोगे -A के इक्वल आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करोगे 0 1 2, ये वो बन जाएगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना, और माइनस में आ जाएगा। और सेकंड करोगे तो सेकंड मेरा जो है ना माइनस के अंदर दिखा जाएगा। तो इस टाइप से ये मेरा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑड ऑर्डर की होती है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसके जो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे ना, वो क्या होंगे, 0 0 0। और ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ A क्या होगा, 0 + 0 + 0, ठीक है ना, तीनों डायगोनल का सम होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना है, देखिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये LT ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हुए थे, मैंने आपको कराए थे। कैसे, वो आप समझ लो एक बार, कि अगर तो डेल्टा 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, सॉरी नॉन 0 आ जाता है, तो मेरा यूनिक सोल्यूशन होता था, ठीक है ना। और अगर डेल्टा 0 आ जाता है, ठीक है, उससे पहले मैं नॉन 0 वाला ही बता देता हूँ। अगर डेल्टा मेरा नॉन 0 है और कोई भी D1 = D2 = D3 आ गया और वो 0 आ गए, तो मेरा होता था 0 सोल्यूशन। अगर मेरा डेल्टा, अब D1 D2 D3 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरा डेल्टा ही 0 आ गया, कोई भी डेल्टा 1 ≠ 0 है, या डेल्टा 2 ≠ 0 है, या डेल्टा 3 ≠ 0 है, तो मेरा होता था नो सोल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे मेरा था, अगर मेरा डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 आ गए, तो मेरे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में होगा। अब आपको पता है डेल्टा क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये जो इसके कोफिशिएंट है x y के z के, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, a1x + b1y
प्लस C1Z इज इक्वल टू D1। अब D1 आपको पता चल गया होगा, जो भी इक्वल के अंदर है वो D1 D2 D3 है, ठीक है ना। ऐसे ही A2X B2Y C2Z D2, A3X B3Y C3Z इज इक्वल टू D3 है। अब आपको पता चल गया। अब जो है मैं डेल्टा निकालता हूँ। पहले क्या आ जाएगा, 1 2 3 2 1 3 1 1 2। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लो, वो आएगा 0। अब 0 आ गया तो यहाँ पे मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो लगेगी, फर्स्ट वाली तो लगेगी नहीं, ठीक है, ना ही सेकंड वाली लगेगी, थर्ड और फोर्थ लगेगी। तो देखते हैं, थर्ड में तो 0 आ गया, फोर्थ में भी 0 आ गया बस। बट यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई एक नॉन जीरो आना चाहिए, तब नो सोल्यूशन होगा। अगर सारे जीरो है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल्टा 1 निकाल लेते हैं कोई भी। डेल्टा 1 कोई भी क्या होगा, स्टार्टिंग के डेल्टा 1 में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया A1 B1 तो सेम रहेगा, A2 B2 सेम रहेगा, A3 B3 सेम रहेगा, C1 C2 C3 की जगह क्या आ जाएगा, D1 D2 D3। समझ गए। तो यहाँ पे डेल्टा 1 मेरा क्या आ गया, 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 3 मेरे क्या है यहाँ पे, D1 D2 D3, जैसे मैंने अभी आपको कंपेयर करके भी दिखाया था। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर लो, वो आएगा मेरा -6 नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी मेरी होल्ड कर गई, फोर्थ नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ मेरा, नो सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इफ 2a प्लस 3b इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो b की वैल्यू निकाल लो। अब b की वैल्यू निकालनी है, कोई भी दो इक्वेशंस दी हुई है, सिंपल सी बात है। कोई भी b की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ऊपर वाली इक्वेशन मेरी क्या है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 - 1 4 3 2 5, और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 0 6 और 2 12 4। इसमें से ये मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि सेकंड जो है ना, ये वाला, ये जो सेकंड है, आप उल्टा कर सकते हो। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे, यहाँ माइनस का सिंबल आएगा ना, वो हट जाएगा। 4b - 3b होगा तो b आ जाएगा। ऐसे उल्टा करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी सोल्यूशन निकलेगा। तो ये तो कट ही गया, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस लगा देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये कट गया तो यहाँ आ गया b, हमारा b निकल आया। तो 10 - 2 क्या आ जाएगा मेरा, 8 0 - 1 माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, 6 - 4 क्या आ जाएगा, 2। समझ रहे हो बात को। अब ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे देखिए 8 1 2 है, 8 1 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए 1 10 1 है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाले में पता चल जाएगा आपको, 2 - 3 करोगे तो -1 आ जाएगा, 12 - 2 करोगे 10 आ जाएगा, 4 - 5 करोगे -1 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, a² - 4a प्लस 10i इज इक्वल टू a दिया हुआ है, देन k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो भी लिखे होते हैं ना JDD वगैरह, अब तो लिखा हुआ है सीधा DSSB TST के अंदर आया हुआ है, अदरवाइज JDD लिखा होता है, उसका मतलब यही होता है कि DSSB के अंदर आया हुआ है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल हमें पहले क्या है, a² निकालना है। तो सबसे पहले मैं a² निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये मैं निकाल के नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। तो a² मेरे पास आ जाएगा -5 -3 - k 2 + 2k -6 + k², ठीक है ना। ऐसे ही मैं इसके अंदर अब मैं सारा का सारा पुट कर देता हूँ, तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप a² है -4 टाइम a 1 -3 2 और k प्लस में 10 टाइम i मतलब 1 0 0 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, इज इक्वल टू a मतलब 1 -3 2 और k, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर करोगे, मतलब इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, करके जो इसके इक्वल आएगा वो आप कर देना, है ना। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -4 है, -9 हो गया, प्लस का 10 होएगा तो 1 हो जाएगा, 1 = 1 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे जो के वाला है ना मेन, वो कंपेयर करना जरूरी है। या ऊपर वाला देखो, यहाँ पे हम देखते हैं -3 माइनस के, तो यहाँ पे हम लगा देंगे -3 के। सेकंड वाले में 4 12 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 10 × 0 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है -3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 12 - 3, 9 आ गया। 9 उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, -12 -3 के इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब बाकी का जब हम कंपेयर करेंगे तो k इज इक्वल टू 4 ही आएगा, तो 1 तो कहीं भी नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, और ना ही सी है ना ही डी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इफ 2x और 3 दिया हुआ है, 1 2 -3 और 0 दिया हुआ है, x और 8 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x क्या आएगा? तो सिंपल इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। अब आपको आता ही है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करना तो सभी को आता ही है। तो यहाँ पे हम जब करेंगे इसकी 2x की इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये रो है, इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 2x को 1 से करोगे और 3 को -3 से करोगे, 2x × 1 1 2x आ गया, और 3 × -3 माइनस का 9 आ गया। ठीक है, फर्स्ट मेरा प्लेस कंप्लीट हो गया। सेकंड प्लेस पे फिर से क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा, तो 4x आ गया, इतना ही बनेगा। ठीक है ना, चाहे आप देख लो, इसकी क्या है, इसकी 1 रो है और 2 कॉलम है, और सेकंड वाले का क्या है, ठीक है ना, एक ये हो गया, सेकंड वाले का क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, ये कट जाता होता है और ये मेरा आ जाता है 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम आ गया ना हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, x और 8 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से मैं करूँगा तो मेरा आ जाएगा 4x माइनस में 9x, इसको इस सारे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² आएगा, है ना। और यहाँ पे करेंगे तो इसको इससे, अब फर्स्ट मेरा प्लेस पे क्या हो गया, इसको इससे किया था, इसको इससे करना है, अब इसको इससे करना है, तो मेरा क्या आ गया, 8 चौके 32, 32x, एक ही चीज आ गई सारी की सारी इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ रहे हो बात को? मतलब मेरा आ गया 4x² माइनस 9x प्लस 32x। 4x² में 2x² आएगा, 2x × x है तो 2x² आएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मेरा x कॉमन आया, तो यहाँ पे आया मेरा 2x माइनस 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया सीधा सीधा, और यहाँ से जब मैं निकालूंगा x की वैल्यू मेरी आएगी -23/2। आप निकाल के देख लेना, तो 2 वैल्यू आई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो कहीं गिवन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैट्रिक्स इतना हैज 1 आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, द सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यू इज क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको सिखाया हुआ है आइगन वैल्यू क्या होती है। आइगन वैल्यू का सम, मान लीजिए अब 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो λ1 λ2 प्लस λ3 3, 3 आइगन वैल्यू आएंगी, तीनों का जो सम होता है ना वो ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन होती है आइगन वैल्यू की, तो वो मेरी क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, हैज 1 आइगन वैल्यू इज 3, एक आइगन वैल्यू उसने दी हुई है, सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यू। यहाँ देखिए आइगन वैल्यू का सम क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल का सम, तो डायगोनल मेरी क्या है 1 0 और p, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1 + 0 + p, तीनों का सम इज इक्वल टू, एक तो 3 मेरा आइगन वैल्यू दिया हुआ है, 2 आइगन वैल्यू का मुझे सम पूछा हुआ है, वो मुझे पता नहीं है, तो सिंपल सा बात है λ2 + λ3, 2 आइगन वैल्यू, 3 उधर चला जाएगा, तो p + 1 - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, p - 2, 2 आइगन वैल्यू का सम आ गया p - 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने कोर्स लिया हुआ मिशन DSSB एप्लीकेशन से, तो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाकर के अपनी रेटिंग दीजिए, अपने रिव्यू लिखिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है। अगर किसी ने नहीं लिया हुआ है तो कोर्स अभी परचेज कर सकते हो, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a² इज क्या आएगा हमारा, है ना। तो यहाँ देखिए ये DSSB TGT के अंदर पूछा हुआ है, PGT के अंदर भी पूछा हुआ है, सेक्शन बी के अंदर 2014 में। तो यहाँ A इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब क्या है, A का जो ट्रांसपोज है वो -A के इक्वल है।
ऐसा भी लिख सकते हो। देन ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर क्या आने वाला है, तो यहाँ पे ए का अगर ट्रांसपोज का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के ही इक्वल आ गया। इसका मतलब किसी का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल आ जाता है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी करेक्ट हो गया। ऐसे ही आप ये चीज देख सकते हो, अगर इसकी पावर ओड होती तो ये कौन सी बनती, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इन जनरल आप देख सकते हो, अगर जो भी हम इंटीग्रल पावर कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर मेरी वो पॉजिटिव होनी चाहिए पावर, पहली तो ये बात है, ऑल पॉजिटिव ओड इंटीग्रल पावर अगर कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसकी पावर करता 3 4 5 6 7 सॉरी 3 5 7 9 11 ओड है ना, तो वो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक बनती, ठीक है ना। और अगर मैं यही चीज ऑल पॉजिटिव इवन कर रहा हूं, इवन पावर जैसे 2 4 6 8 ये चीज, तो मेरी कौन सी बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि ओड पावर पे क्या हो जाएगा, वो माइनस का साइन दे देगा ना आपको, नेगेटिव दे देगा, इसीलिए। उसके बाद है इफ ए एंड बी आर मैट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की मैट्राइसिस है, देन ये क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर, देखिए ऑप्शन के अंदर स्क्यू सिमेट्रिक, नल सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या यूनिट मैट्रिक्स जो भी है, तो क्वेश्चन को समझना है हमने ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, अगर ये सेम इसी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी का भी ट्रांसपोज किसी के उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो वो मेरी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मेरा ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है, तो मेरी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऐसे ही हम और बाकी सारे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे a माइनस बी है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज माइनस हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे a इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो ये कैसे खुलता है, b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, मतलब b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, b, किसी का भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाता है, तो b इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस a इंटू बी का ट्रांसपोज। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो आप देखो ये किसके इक्वल हो गया, ये बिल्कुल सेम उसी के इक्वल हो गया। मतलब किसी का भी अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, वो माइनस टाइम उसके इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए हम x का ट्रांसपोज कर रहे हैं, वो माइनस टाइम x के इक्वल आ जाता है, तो वो मेरी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। अभी तो हमने देखा ये वाला, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। If A and B are square matrices of the same order, then A plus B और A into B। तो यहाँ पे उन्होंने A और B स्क्वायर मैट्राइसिस हैं, इन्होंने ये नहीं बताया वो मैट्रिक्स है कैसी, ठीक है ना। तो A प्लस बी और A माइनस बी डायरेक्ट आप ये नहीं कर सकते कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। हमें क्या पता वो मैट्रिक्स कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, A का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स से अगर हमें उसके एलिमेंट ही नहीं पता, तो उसका ए को बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो, ये भी दोनों सेम नहीं आते, ये भी दोनों अलग अलग आते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर एग्जैक्ट यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी। यहाँ पे बी ए को एक सेकेंड, बी को प्लस किया गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, हाँ बी ए प्लस का आएगा, ठीक है, यहाँ पे गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ, है ना। मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, क्या बनने वाली है, मैट्रिक्स मेरी 3 क्रॉस 3 की बनने वाली है, इन्होंने बोला हुआ है। वो कहता है 1 वहां आएगा जहां पे वो इक्वल नहीं है, ए आई जी। तो आपको पता है यहाँ पे A 1 1 होता है,
A12 होता है, A13 होता है, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। तो मैट्रिक्स मेरी क्या बन गई, जहाँ पे वो इक्वल है वहाँ पे 0 आएगा, मतलब इक्वल यहाँ पे होता है डायगोनल पे, बाकी किसी पे इक्वल नहीं होता तो क्या आएगा 1 1 1 1 1 1। ये मेरी मैट्रिक्स बनी। इसका आप स्क्वायर कर दो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर में करना बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है, आप खुद से कर लेना, आपको पता ही है। इसको इसी के इक्वल रखेंगे या इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से, 1 को 1 से, 1 को 1 से, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला 2 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1 2 1, ठीक है, 1 1 2 आ जाएगा। तो ये आई के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नहीं है। ये ए के इक्वल है, ए मैट्रिक्स से इक्वल भी नहीं है, ठीक है ना, इसके इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब ना ही 0 के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ए का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। तो ये तो सेम ही है, ठीक है, इन्होंने डिटर्मिनेंट्स को कहाँ भेजा हुआ है, इसके इधर भेजा हुआ है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है ना। ऐसे डिटर्मिनेंट ए, चाहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालो, चाहे तो डिटर्मिनेंट करके फिर बाद में इन्वर्स निकालो, बात सेम ही होती है। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, बट हमें नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना है। ए बी का इन्वर्स बी ए का इन्वर्स होता है, ये भी करेक्ट है। ए बी का इन्वर्स कभी भी एडिशन में कभी भी ऐसे इन्वर्स ओपन नहीं होता, ट्रांसपोज ओपन हो सकता है। अगर मेरा a + b का ट्रांसपोज होता तो वो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज आ जाता, बट a + b का इन्वर्स है ना जो, वो a इन्वर्स लगा लो प्लस b इन्वर्स, चाहे b इन्वर्स a इन्वर्स, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मतलब नोट करेक्ट पूछा था, ठीक है। इफ a b एंड c आर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन द डिटर्मिनेंट ऑफ इतना इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है, ए बी सी जो है एंगल दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक ट्रायंगल के। तो एंगल दिए हुए हैं एक ट्रायंगल के, तो आपको साफ साफ पता चल गया कि तीनों एंगल्स का a + b + c का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो किसी को भी अगर मैं ले लूं तो 180 माइनस a + c हो जाएगा, अगर b लेता हूं। ऐसे ही मैं a लेता हूं या c लेता हूं, कोई भी ले सकता हूं। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा मेरा 1 - cos² a माइनस cos c माइनस cos c माइनस cos a इंटू में cos b प्लस cos b से खोल लेंगे तो cos a इंटू cos c प्लस cos b आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। इस डिटरमिनेंट को मैंने खोल लिया। ऐसे ही इसको और थोड़ा सा फर्दर जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 - cos² a क्या हो जाएगा मेरे पास, sin² + cos² = 1 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया sin² a, ठीक है। ऐसे ही आगे क्या होगा मेरे पास, माइनस का cos c, ठीक है। तो अंदर देखिए माइनस का cos c अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 180 माइनस a + b आएगा, ठीक है ना। और 180 मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं उस पे देखूँ 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मेरा cos पहले से नेगेटिव पड़ा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा cos a + b, ठीक है। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट क्या आ जाएगा cos a cos b, फिर नेक्स्ट हम ऐसे ही इस सारे को चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा cos b, अंदर आ जाएगा मेरा cos a cos c, इसको हम कर देंगे cos a + c से चेंज, ठीक है। तो ऐसे ही इसको जो है ना आप सोल्व करते जाओगे और उसका यूज करते जाओगे, जो भी हमें दिया हुआ है a + b + c = 180 डिग्री, तो आपका जो है ना क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ आंसर, तो लास्ट के अंदर मेरा आ जाएगा -sin² a + sin² a = आ जाएगा 0। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, देन ए माइनस आई का क्यूब प्लस आई का क्यूब माइनस 7a क्या आएगा? तो सबसे पहले तो हम इसको ही ओपन कर देंगे, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 2a क्यूब प्लस 6a आई लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, माइनस 7a, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर आई दिया हुआ, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस 6a माइनस 7a। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 2 और 6 8 माइनस 7a, सिर्फ a ही बच गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इतना इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? अब आपको रैंक पता है कि सबसे पहले इसको एक्लन फॉर्म के अंदर हम ना रिड्यूस करते हैं, मतलब कि इस पे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा करके इसे जो है एक रो को या एक कॉलम को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अगर है तो क्या हो जाएगा? मेरा रैंक डायरेक्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। नॉन जीरो रोज देखनी होती है हमें ना, तो रो से हम एक्लन फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए 3 है, 6 है और 10 है। यहाँ पे हम और यहाँ पे क्या है 2 है, 4 है और 7 है। R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 2 पे R2 पे अप्लाई करेंगे तो R2 माइनस 2 टाइम R1, और R3 पे जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो R3 माइनस 3 टाइम R1। तो यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स जो बनने वाली है वो मेरी बन जाएगी, ऊपर 1 2 3 तो है ही, यहाँ पे 2 माइनस 2 0, 2 दूनी 4 0, 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 3 6 0, उसके बाद 3 3 9, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर से मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, कौन सा? R3 पे, ठीक है। R3 पे किया कि R3 माइनस R2, फिर से मेरे पास क्या आ गया 1 2 3 0 0 1 0 0 0, और उसके बाद मैं इसको सेकंड रो को मतलब 0 नहीं बना सकता, ना ही फर्स्ट को। थर्ड को मैंने बना दिया, एक रो मेरी 0 होगी, इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी रहेगी? नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो, एक तो ये रही, एक ये रही, तो टोटल कितनी है 2। तो ऐसे ही हमारा जो है हम रैंक निकालते हैं। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? मेरा 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स क्या आएगा? देखिए डायमेंशन के लिए जब भी हम कोई भी वेक्टर स्पेस लेते हैं, ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर मैंने आपको करवाया हुआ है, कोई भी वेक्टर स्पेस लेते हैं, कोई भी जैसे मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है तो हम कैसे करते हैं? m क्रॉस n f, ठीक है ना, इस टाइप से लेते हैं। m क्रॉस n क्या है? मेरी रो है और कॉलम है। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है तो उसकी डायमेंशन जो है मेरी, यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है, जो मेरी मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो मेरी क्या होती है? m इंटू n। तो यहाँ पे मेरा 3 क्रॉस 3 है तो डायरेक्ट क्या होगी मेरी डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स? क्या होगी? 3 इंटू 3 9 होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट U बी ए 3 क्रॉस 3 कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स विच इज यूनिटरी, देन द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ U इज क्या आएगा? अब देखिए मैंने आपको सारी मैट्रिक्स करवाई थी, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, अडम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी थी? A इंटू कोई भी मैट्रिक्स है और उसका कंजुगेट ट्रांसपोज, मतलब A थीटा इज इक्वल टू आई आ जाए, उसे हम यूनिटरी बोलते हैं। ऐसे ही हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी थी? अगर उसका कंजुगेट ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए तो हम उसे ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पे देन द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू क्या होंगी? तो सिंपल सा है, ये दोनों प्रॉपर्टी को जो होल्ड करती हो, मतलब कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स विच इज यूनिटरी, दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती हो। तो एक लेमडा, एक मान लीजिए लेमडा है, उसका आइगन वैल्यू 1 लेमडा बार होगा, तभी इन दोनों को जो है ना सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी इसमें भी जो है ना सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मेरा लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू आ गया प्लस में, ये सिंपल प्रॉपर्टीज हमने आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़ाई हुई थी। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DEETR+ भी एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DEETR+ भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।